जो लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल किया था डिफेक्टिव मेमोरी चिप्स, ये वही एग्जांपल है, लेकिन ये एक डिफरेंट लैंग्वेज में है। वहाँ पे सिर्फ एक रैंडम वेरिएबल था एक्स, और उसका मतलब था लाइफ टाइम ना, कि वो कितने टाइम बाद वो काम छोड़ जाएगा वो चिप। अब रिमेंबर इसमें दो लॉट्स है ना, एक गुड चिप्स है और एक डिफेक्टिव जो है ना, अम, बिल्कुल एग्जैक्टली। सो अब उसमें ये है कि वहां पे इवेंट था डी, डी डिफेक्टिव। आप एक रैंडमली चिप को पिक करते हैं, तो वो डिफेक्टिव है या नॉन डिफेक्टिव है, तो वो इवेंट हम यूज करते थे डी और डी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे उसके लिए हम बर्नौली रैंडम वेरिएबल यूज कर रहे हैं। लेट के रिप्रेजेंट द डिफेक्ट इंडिकेटर। अब डिफेक्ट इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल हो गया, तो के इज बर्नौली रैंडम वेरिएबल, और वही प्रोबेबिलिटी जो 1/6 थी वो यहाँ पे इसकी हो जाएगी। ठीक है ना, ये देखना, ये जो मैंने लिखा है, ये बेसिकली वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हम उसको कैसे लिखते थे, पी ऑफ डी इक्वल्स 1/6 एंड पी ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स 5/6। इसी चीज़ को आप रैंडम वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब वो ये भी चेंज हो गया, x रिस्ट्रिक्टेड टू दैट वैल्यू डिफेक्टिव, और x रिस्ट्रिक्टेड टू नॉन डिफेक्टिव, और ये एक्सपोनेंशियल आ गया आपके पास। तो अब इसमें आप ऑल पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशंस जो आपके जहन में आ सकते हैं वो क्या क्या आ सकते हैं। तो ये आपके पास मार्जिनल सी डी एफ ऑफ के आ गया, देखो ना, के 5/6 पे शुरू हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज है नहीं, तो के इज इक्वल टू 0 पे वो वैल्यू आपकी ये ऐसे होगा ना बेसिकली। ये सी डी एफ है आपका, और ये के की वैल्यू या 0 है या 1 है, तो 0 पे ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/6, और 1 पे इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, 1/6, तो इट विल बिकम 1। ठीक है, तो इस तरह इसके बाद आप माइनल पीडीएफ इसका कर सकते हैं। तो पीडीएफ आपको पता है, पीडीएफ सिर्फ एन वैल्यूज पे नॉन जीरो होगा, तो के इज इक्वल टू 0 पे इसकी ये वैल्यू है, के इज इक्वल टू 1 पे इसकी ये वैल्यू है। एंड यू आल्सो कैन वर्क आउट द सीडीएफ ऑफ एक्स कंडीशन ऑन के। तो ये एक प्रैक्टिस बेसिकली एग्जांपल है कि हाउ टू प्रैक्टिस कंडीशनल सीडीएफ। सो द सीडीएफ ऑफ एक्स गिवन के, तो यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे k की वैल्यू। अब यहाँ पे आसानी ये है कि k की सिर्फ दो वैल्यूज हैं, तो k इज इक्वल टू 0 के लिए आप अलग कर दें, k इज इक्वल टू 1 के लिए आप अलग कर दें। k इज इक्वल टू 0 के लिए आपको पता है कि कंडीशनल सीडीएफ ये थी, k इज इक्वल टू 1 के लिए ये थी, आप मल्टीप्लाई करें, और ये बेसिकली सिर्फ 1 0 कर रहा है, तो ये वो वाली मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इट इज स्टिल कंडीशनल। तो इससे आप सिर्फ उससे बच जाएंगे जो दो दो केसेस आपको बनाने पड़ेंगे कि k इज इक्वल टू 0 के लिए ये है और k इज इक्वल टू 1 के लिए है, और ये तो हमें रिक्वायर्ड है क्योंकि x हैज टू बी नॉन नेगेटिव। अब इन दो को कंबाइन करके मार्जिनल और कंडीशनल को मल्टीप्लाई करके यू कैन राइट दी मार्जिनल सीडीएफ ऑफ x, है ना। सो सीडीएफ पीडीएफ एट 0 of k multiplies CDF of x conditional on that। ठीक है, इसी तरह CDF of x conditional on 1, तो 1 के लिए आपके पास ये आ जाएगा, ये क्या आ रहा है इसके बाद। ठीक है, and once you have the CDF you simply differentiate, क्योंकि ये कंटिन्यूस है, x रिमेंबर x लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम कंटिन्यूस होता है, तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। When you differentiate this, you can do this easily। आप सिग्नल सिस्टम में इससे ज़्यादा मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, you more or less the same है। You can also work out the PDF of x condition on x। तो ये इंटरेस्टिंगली जिस तरह आपने इसको डिफरेंशिएट किया है ना, इसको, तो यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं, या तो आपके पास वो कंडीशनल CDF था गिवन के, इसका एक्सप्रेशन हमने ऊपर लिखा था, मैं चेक करा देता हूँ, ये देखो ना, ये कंडीशनल CDF था,
तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करें तो आपको सीधा मिल जाएगा कंडीशनल पीडीएफ। एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है कि आप जिस तरह आपने वो लिखा था आप बिल्कुल बिल्कुल स्क्रैच से लिखेंगे। ठीक है, आप इसको स्क्रैच से भी लिख सकते हैं कि के की दो वैल्यूज हैं, के इज इक्वल टू 0 और के इज इक्वल टू 1। के इज इक्वल टू 0 के लिए आपको पता है और के इज इक्वल टू 1 के लिए आपको पता है। तो वो यहाँ पे आप बेसिकली ये उस केस में हमने इसको बाहर लिखा था ना, तो हम दोबारा बाहर लिख सकते हैं ताकि आप आसानी। बेसिकली x नॉन नेगेटिव, दिस कैन बी रिटन आउटसाइड। तो बाकी उसमें कोई फर्क नहीं है। ये के इज इक्वल टू 0 उसमें भी था एक केस, के इज इक्वल टू 1 इसमें भी था दूसरा केस। तो ये इस केस में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, एक्स कंडीशनल पीडीएफ, ये कंडीशनल पीडीएफ मिल जाएगा। वहां पे हमने इधर सीडीएफ लिखा था। जब आप इधर सीडीएफ लिखेंगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी, जब आप इधर पीडीएफ लिखेंगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी। इट्स वेरी इजी। एंड इफ यू मल्टीप्लाई, यहां पे मैंने असल में या यहाँ पे मैंने ये गलत कहा था कि हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको तो वो ये आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सीडीएफ है और ये पीडीएफ है। यहाँ पे हमने बेसिकली टोटल लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज की है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो सीडीएफ बेसिकली वी सम n को मल्टीप्लाई करने से आपको जॉइंट सीडीएफ मिल जाएगी। बिल्कुल एग्जैक्टली जॉइंट सीडीएफ से आप जो है ना वो कर सकते हैं। हमने मेरे ख्याल में वो यहाँ पे एक स्किप किया था कि वी कुड हैव रिटन जॉइंट सीडीएफ हियर। इन दो को मल्टीप्लाई करने से यू विल गेट जॉइंट सीडीएफ। जॉइंट सीडीएफ का मतलब ये है कि एफ सीडीएफ एक्स के, और यहाँ पे बार की जगह हम क्या लगाएंगे, कॉमा, क्योंकि जॉइंट है। और यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक्स कॉमा के। दिस इज व्हाट यू गेट बाय मल्टीप्लाइंग दिस। और जॉइंट को आप जब करते हैं, इफ यू सम इट ओवर के then you get the marginal of x. If you sum it over x, here you can't sum it over x because x continuous है। so x के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। so बल्कि x के लिए तो आसान है, ये है कि आप x के लिए इसको हमने एक और तरीका भी मुझे याद आ रहा है, लास्ट टाइम हमने किया था कि if you have let's say fxy और इनमें से एक को आप इन्फिनिटी कर देते हैं। लेट्स से इसको मैं क्या कर देता हूँ, इन्फिनिटी, और ये माइनस इसलिए लग रहा हूँ कि अप्रोचिंग इन्फिनिटी फ्रॉम लोअर वैल्यूज। सो दिस विल गिव यू, अब ये भी एक तरीका है, दिस विल गिव यू द मार्जिनल सीडीएफ ऑफ एक्स। इट्स वेरी इजी, यू डोंट नीड टू डू एनी सम्स और इंटीग्रल्स एंड यू डोंट केयर वेदर इट्स कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। दूसरा क्या है कि अगर इफ यू स्टार्ट अगेन विद, दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज गुड आइडिया टू हैव द जॉइंट सीडीएफ। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट आर्गुमेंट में लिख देता हूँ infinity minus, of course you can only reach infinity from lower values, this will give you fy of y. So that's the quickest way of getting the marginal CDF. And this, remember, is the Bayes rule. उसकी वजह यह है कि हमारे पास k represents defect और फिर x represents lifetime, तो it's very easy to imagine that you can predict lifetime if you know whether it's defective or not. तो ये straight question है, ठीक है। probability, ये जो probability है, ये इसको हम कहते हैं forward conditional probability, ठीक है। लेकिन ये रिवर्स है, दिस इज रिवर्स, क्योंकि यहाँ पे you observe that a chip actually did not last after some time, so you want to know whether it was a defective chip, whether it actually was manufactured that way.
Now this is another very similar problem. Um, Imagine you have an optical channel and you are sending ones and zeros. So to distinguish between ones and zeros, you use two values of intensity: light of intensity lambda 1 if you want to send a 1, and light of intensity lambda 0 if you want to send a 0. Typically you would use a very large intensity laser to represent a 1, and a very small intensity laser if you represent a 0. So here you can easily say, okay, that the number of photoelectrons, yeah, actually if you send these photons, you are sending photons, yeah, those photons will be of a higher intensity if you are sending a 1, and those photons will be of a lower intensity if you are sending a 0. Now when those photons are transmitted and they are received, you typically have a surface. It's called photodetector. Photodetector. Now imagine you have photons hitting this surface, yeah? So that photon can either come from this laser or it can come from this laser, so there is randomness. So if it is coming from the laser with a higher intensity, you will have a large average number of, yeah, so you have a Poisson distribution with a larger mean, and if lambda 0 is small, you have a Poisson distribution with a smaller mean, yeah, mu 0. Of course mu is the mean, lambda is the rate, so we just use the mean. And let's say P1 and P0 represent the probability that a bit is transmitted. So whether you transmit a 0 or a 1, you can assume half, yeah. Half is the probability of sending a 1, half is the probability of sending a 0. It could be different. So you want to know the distribution of the observed number of photoelectrons. Yeah, remember you have two Poisson distributions. जिस तरह पहले प्रॉब्लम में लाइफ टाइम जो है ना वो था कि लाइफ टाइम वाज एन एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन उसका जो लैम्डा था वो डिपेंड करता था कि वो डिफेक्टिव चिप था या नॉन डिफेक्टिव था. यहाँ पे ये है कि हाई इंटेंसिटी लेजर का भी एक Poisson डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, लो इंटेंसिटी का भी बनेगा. And you can also ask a different question, that if you have received a number of photoelectrons in a particular time slot, let's say this is a time slot delta t, और इसमें आपको number of electrons मिल गए हैं n. You remember when these photons hit this photodetector, let me use different color. In response to that, this photodetector will emit electrons. Yeah? So basically we are looking for the number of electrons. Yeah? So the number of electrons is Poisson distributed. Yeah, Poisson is just a photon. So you're not counting photons, you are counting electrons. Of course there will be as many electrons as there are photons, so we only observe electrons. So let us formalize this, and we use symbol I for the transmitted bit. So this symbol I will be either 0 or 1 by Bernoulli random variable. Yeah? So I is Bernoulli random variable. P1 is the probability of success for a 1, P0 is the probability of failure for a 0. And the number of electrons, N is the number of electrons, photoelectrons observed in a specific time slot. इसको आप fix कर दें. So that number of electrons based on a low intensity light will be Poisson distributed with a smaller mean. That same number of electrons for a higher intensity will be Poisson distributed with a higher mean. So the conditional distribution हमारे पास आ गया. So you can easily write the marginal PDF of I, क्योंकि P0 is the probability of sending a 0, probability of sending a 1. Failure, success. The PDF of the number of
photo electrons conditioned on the bit. तो आप देखो ना, अगर आप 0 भेजेंगे तो ये पॉइसन की डेंसिटी जो इंटेंसिटी वो कम होगी। अब अगर आप 1 भेजेंगे तो जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की इंटेंसिटी है वो कम होगी, एंड दैट गिव्स यू योर conditional PDF. You need this because the number cannot be negative, and you can combine these two to and use law of total probability. Yeah? Law of total probability. So f of 0 multiplies that conditional probability, f of 1 multiplies that conditional probability, and you get your marginal PDF of the number of electrons. And once you have this, you can ask this question: given that you observed n electrons, कि रिसेप्शन पे आपके पास एक खास टाइम पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप देखिए कि उस कितने इलेक्ट्रॉन्स आपने ऑब्जर्व किए हैं। तो अगर आपने 100 इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व किए हैं तो यू वांट टू प्रेडिक्ट whether it was a 1 or a 0. So the probability of I, so यहाँ पे I, इस I की जगह आप 0 लिखें या 1 लिखें. So given the data you are predicting whether a 1 was sent or a 0 was sent, you will use this Bayes rule. इस तरह पिछले प्रॉब्लम में हमने ये किया था कि given that a chip has not lasted after a few months, तो whether it was a defective chip or not, तो यहाँ पे आप डिसीजन रूल, इसको कहते हैं डिसीजन रूल। आपने डिसाइड करना है कि आई हैव काउंटेड। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि why do we care? आप ये कह सकते हैं ना कि if you have a large number of photo electrons, तो it must be 1. If you have a small number of electrons, it must be 0. प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये थोड़ा सा फिजिक्स में आ जाएंगे, लेकिन हम अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं। The photoelectrons that are emitted may not be entirely because of the photon. Yeah, they can also be emitted for thermal reason. Thermally कोई electron excite होता है तो there is a probability that an electron will be emitted even if there was a 0. अगर आपने photon low intensity का भी हुआ है, internal noise की वजह से वो so you have to use this probability, this Bayes rule, to rule that out. एक और प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग ये है कि डिटेक्टिंग ए क्लोज स्विच। दिस इज मोर लाइक योर डीएलडी प्रॉब्लम। डीएलडी में इस तरह की प्रॉब्लम आप इमेजिन कर सकते हैं। सो लेट्स से यू हैव अ सिग्नल x, या मेरे ख्याल में ये मेरे ख्याल में डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। एंड लेट्स से दिस इज द सिग्नल। हियर यू हैव अ सिग्नल x और x इज रैंडम। रैंडम इसलिए क्या है कि आपको नहीं पता कि ये सिग्नल इस सोर्स से आ रहा है, इससे आ रहा है। देयर आर 3 डिफरेंट सोर्सेज, और ये स्विच जो है ना रैंडमली आप इनमें से, of course somebody is operating these switches, only one of these switches is supposed to be closed, the others must be open. But here the logic implemented here does not know which of these was closed, so it has to decide entirely based on the value of x. तो अब ये है कि अब मेरे पास क्या है कि conditional on the fact that this switch was closed and automatically the others are open, this x, yeah, is normally distributed, Gaussian distributed, with, if I restrict this to A, yeah, when switch A was closed, so it is normally distributed with mean -1, यहाँ पे हम मीन लिखते हैं, और वेरियंस 4. दिस इज वेरियंस सिग्मा स्क्वायर्ड. नाउ कंडीशनल ऑन स्विच बी क्लोज्ड, अगर मैं यहाँ पे इसको स्विच बी को क्लोज कर दूं, आई हैव अनदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन
with mean 0 and variance 1. And if switch C is closed, then I have a third. Remember, I'm always talking about the same variable x, but it has a conditional distribution. Yeah. In this case, the mean is 1. तो ये देखो ना, यहाँ पे वेरिएंस 1 स्क्वायर्ड है, यहाँ पे 2 स्क्वायर्ड है, यहाँ पे 2 स्क्वायर्ड है, यहाँ पे मीन -1 है, यहाँ पे मीन +1 है, यहाँ पे मीन 0 है. So you can imagine, अगर मैं इसको यहाँ पे वैल्यूज x यहाँ पे लिख दो और यहाँ पे मैं PDF लिख दूँ, तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि I have one Gaussian distribution centered at 0, one Gaussian distribution centered at +1, and one Gaussian distribution centered at -1. देखा ना, -1. One centered at -1, one centered at +1, one centered at 0. जो centered at 0 है उसकी वेरिएंस कम है. तो ये मैंने थोड़ा सा इसको, this one is narrower है, तो इसको मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ. इसकी विड्थ कम है और इन दोनों की विड्थ ज्यादा है. इसकी विड्थ ज्यादा है, 2 स्क्वायर्ड है ये ना, ये 2 स्क्वायर्ड है, 2 स्क्वायर्ड, और इसकी विड्थ. सो दिस इज 2, this is 2, this is 1 standard deviation. So let's say you are interested in this probability and you are interested in the most likely source of the observed signal. आपने ये x less than or equal to -1 ऑब्जर्व किया. अब आप डिसाइड करना चाह रहे हैं कि ये A क्लोज था या B था या C था. So it's very similar. Yes? क्वेश्चन तो नहीं था? अच्छा. No. Okay. So ये फ्रेम समझ आ गया कि हम किस फ्रेम में हैं? We have a random variable x, which is the amplitude of some signal, and that is a random signal क्योंकि आपके पास 3 different sources आ रहा है और हर source random है. They are all Gaussian distributed, conditional on which switch is open closed, or you have 3 basically Gaussian distribution. They are all conditional. So this is how we can attack this problem. We can define 3 events. Event A represents this event, switch A is closed. And when switch A is closed, all the others are open. B is representing the event that switch B is closed, and so on. और इन सब की probability question में दी हुई है. ठीक है ना. अब ये कहाँ से आई है ये probability, भी बता दूँ आपको. ये आपको क्वेश्चन और से पढ़ना पड़ेगा. Let me read this. Only one switch can be closed when signal X is observed at R. So the signal has to come from only one source, but it is not known. Yeah. तभी तो ये interesting problem है. However, it is known that switch A is closed twice as often as switch B. इसको आप नोट कर लें. इसका मतलब ये है कि P of A is twice P of B. फ्रीक्वेंसी उसकी डबल होगी तो प्रोबेबिलिटी भी डबल हो जाएगी. Which is closed twice as often as switch C. तो इसका क्या मतलब है कि जो P of B है that is twice P of C. अब समझ आ गई? तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको if I want to work out the math, if I use a small number, let's say इसको मैं small x कह देता हूँ for simplicity. So P of B will be 2x and P of A will be what? बताएं मुझे. सर दोबारा पूछें.
उधर हमने क्या किया है कि A is closed twice as often as B, तो ये इसका डबल है और ये इसका डबल है, और मैं इस मैथ को करने के लिए मैं PFC को एक अननोन वैल्यू कह देता हूँ x, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। सो इफ PFC is x, PFB must be twice x, yeah, double. So PFA must be twice of what? Yes, sir. 4x. 4. It has to be 4x. Now you add all of this, you must get 1, yeah. तो 7x हो जाएगा ना। Yes, sir. तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि 1 over 7 कहाँ से आया है, 2 over 7 कहाँ से आया, और ये 4 over 7 कहाँ। This is how you can Yes, sir. work these out. But that is not the trick. ये असल problem ये है कि restricted to A, that signal is normally distributed with mean -1 and variance 4. Yeah. Restricted to B, normally distributed with mean 0, variance 1 squared. Restricted to C, normally distributed mean 1 square, variance 4. Now I can write the conditional CDF. So x given A, ये हो जाएगा। कोई बता सकता है ये मैंने क्यों कैसे लिखा है? इसके लिए मे बी यू हैव टू रिकॉल द प्रीवियस लेक्चर, और आपको याद हो कि जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने जो आपको फार्मूला बताया था गॉसियन का, मैंने आपको स्टैंडर्ड गॉसियन का फार्मूला बताया था, और टेबल उसी का मिलेगा आपको। स्टैंडर्ड गॉसियन का एक सीडीएफ होता था, मैं पहले पीडीएफ लिख देता हूं। पीडीएफ उसका ये होता था 1/2 पाई स्क्वायर रूटेड एक्सपोनेंशियल माइनस z स्क्वायर्ड ओवर 2, ठीक है। ये तब होगा जब आपका when you have n01 है, standard 0 mean unit variance. This is your इसको हम चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं fz of z, लेकिन चूंकि ये बहुत ज्यादा आप देखेंगे इस फंक्शन को, तो there is standard notation phi of x है, phi of x. Don't confuse this phi with the characteristic function, ठीक है, वहां पे हम नीचे x भी लिखते थे, तो ये वो नहीं है। It's not characteristic function, it's just a short symbol for standard Gaussian density. इसको हम कहते हैं standard Gaussian density. अब इसका जो CDF है इसी standard का, वो इसका upper case version है, ये upper case, और यहाँ पे मैं सॉरी x नहीं, यहाँ पे मैं लिखूंगा z आसानी के लिए, z. So phi of x is, of course, you have to integrate from minus infinity to x, and you have to integrate the density, yeah, z dz. When you do this, of course, you get 1/2 pi square rooted minus infinity x minus z squared over 2 dz. This, of course, this can only be done numerically. ये आपको आपने कैलकुलस में ये पढ़ा था इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, तो याद है आपको? Yes, sir. इम्प्रॉपर इंटीग्रल वो होते हैं जिसको आप एनालिटिकली सॉल्व नहीं कर सकते, यू कैन ओनली सॉल्व देम न्यूमेरिकली, ठीक है। तो ये उसकी एक एग्जांपल ये है कि आप इसको टेबल, तो टेबल इसका बनेगा, ठीक है। और अभी आपको एक टेबल दिखाने वाला हूं कि हाउ टू लुक फॉर वैल्यूज ऑफ फाई। तो अब आपको समझ आई कि इन तीनों में ये क्यों एज इट इज लिखा है मैंने, ये बता सकता है? बाकियों में कोई ना कोई शिफ्ट आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। तो ये बी वाला क्यों सिंपल है बताएं? क्योंकि वो तो 0 है उसका, देखो ना, वो स्टैंडर्ड है, वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड है ना जी। तो अब अगर स्टैंडर्ड है फिर तो वी आर लकी। अगर स्टैंडर्ड नहीं है, so we do not want to invent any new calculus, we want to use the same function, क्योंकि we know that we just need a transformation, ठीक है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन हम बहुत दफा कर चुके हैं, लेकिन लेट मी वर्क दिस आउट फॉर यू so that you remember how to do it. अब देखिए कि लेट से मैंने ये करना है, ठीक है।
यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। तो दिस विल बी p ऑफ x less than or equal to x, of course, given a. अब मुझे बताया इसको मैं कैसे लिखूं। बेसिकली ये होगा बल्कि इसको मैं एक और काम कर सकता हूं। मीन जो है ना आपका, ये है मीन -1 और 4, ये है। मैं जनरल फार्मूला लिख देता हूं ना, ये म्यू है फॉर एग्जांपल, और ये सिग्मा स्क्वायर्ड है, ठीक है। ये मैंने लास्ट टाइम किया भी था, लेकिन मैं इसको बात कर लेता हूँ। और लेट्स से यू हैव मैं जनरल लिख देता हूँ, y लिख देता हूँ, ताकि इससे कंफ्यूज, ये गिवन ए आपको कंफ्यूज कर सकता है ना। So I have a random variable y, yeah, which is distributed according to mean, mu and variance sigma squared. तो अब इसका मैं लिखना चाहता हूँ fy of y, ठीक है, ये मैं लिखना चाहता हूँ। तो how will I start? I will start with the definition, yeah. और आपको मैंने बताया था कि जो z है standard normal, you can obtain z from any variable y. यहाँ पे आप y लिख दें, x लिख दें, मर्जी है। आप कैसे लिखेंगे? you just subtract the mean from it, yeah? इसका मीन, y का मीन, और y का जो स्टैंडर्ड डिविएशन उस पर आप डिवाइड करेंगे, you will get z, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि y इससे क्या मिलेगा? how can I write y in terms of z? It will be y equals plus mu plus sigma y times z, तो मैं चाहूं yes, तो यहाँ पे y की जगह ये एक्सप्रेशन लिख सकता हूं, ठीक है। सर ये सिग्मा y उससे भी मल्टीप्लाई होगा ना? मल्टीप्लाई हो गया ना ये, अच्छा यस सर, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेशन मैं इधर लिख दूंगा, ये मैं बॉक्स में लिख देता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैं ये बॉक्स एब्रोवेट कर लेता हूँ, और इनइक्वालिटी क्या होगी? y। अब ये मैं करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आई वांट टू एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ z। मेरे पास तो टेबल z का है ना, सो आई वुड लाइक टू राइट दिस इन टर्म्स ऑफ z। तो अब मुझे आई हैव टू गो बैकवर्ड, ये मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैं यही ट्रांसफॉर्मेशन दोबारा लिख देता हूं, आई रिप्लेस दिस विद z अगेन, और ये जो y है, देखो ना, अगर यहां पे मैं इधर लिख दूं स्मॉल z और इधर लिख दूं स्मॉल y, तो वही चीज मिल जाएगी मुझे। I have to replace this y with what? With z, और उसके लिए मुझे वही ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा कि y से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? इसका मीन, और डिवाइड किस पे करना पड़ेगा? ये बात समझ आ रही है? जी सर। अब मुझे बताएं कि मुझे म्यू की जगह क्या लिखना है इस प्रॉब्लम के लिए? -1, या सो y -1, ठीक है। और स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह क्या लिखूंगा मैं, बताएं? सर 4 is the variance, 2 4 is the variance, तो that is 2 squared, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे। तो y plus 1/2, यहाँ पे चूंकि y की जगह x था, तो x plus 1/2। अब समझ आ गई बात? जी सर। So actually we don't need to have a new table, और ये पहले भी बताया था कि टेबल अगर आप बना भी लें तो वो टेबल वैसे ही इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि इसका टेबल क्यों आसान है? इसका टेबल क्यों आसान है? क्योंकि आपके पास पैरामीटर्स फिक्स्ड है 0, 1,
वहां पे तो आपको म्यू और सिग्मा की हर वैल्यू के लिए कितने आप टेबल बनाएंगे, कितने टेबल बनेंगे, इमेजिन करो। यू कांट इवन काउंट हाउ मेनी टेबल यू नीड फॉर दैट, क्योंकि ईच वैल्यू ऑफ म्यू एंड ईच वैल्यू ऑफ सिग्मा विल रिक्वायर अ न्यू टेबल। या सो द सेम रूल कैन बी अप्लाइड टू दिस। और यहाँ पे क्या है, x माइनस प्लस 1/2। सो लेट्स कीप दिस इन माइंड। और यहाँ पे एक और चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो फंक्शन है, ये जो हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल का है, ये हम कैसे लिखते हैं, 1/2 पाई एक्सपोनेंशियल माइनस। So let's plot this, yeah. It will look like this. इसका यहाँ पे 0 है ये, और ये 1 स्टैंडर्ड डिविएशन -1 2 एंड सो ऑन। अच्छा मुझे एक बात बताएं, 1 को छोड़ देते हैं, लेट्स सपोज मैं कोई और वैल्यू कर देता हूँ। लेट मी चूज ए वैल्यू z here, और यहाँ पे इसको अपोजिट उसी मैग्नीट्यूड का मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, -z। इस फंक्शन की एक खास बात है, वहां पे मैं z लिख देता हूँ। इज इट एन इवन फंक्शन और एन ऑड फंक्शन, बताएं मुझे। हाँ इवन है ना। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि, और जो CDF है, इसका जो CDF है ये इसका इंटीग्रल होगा, ठीक है। सो मैं इंटीग्रल लिखने के बजाय सिर्फ लिख देता हूं कि एरिया अंडर दिस फंक्शन। अब मुझे ये बताएं कि ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, इसमें कोई फर्क होगा आपके ख्याल में? नो, नहीं होगा ना। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर इफ आई यूज दैट नोटेशन फॉर एरिया, तो इसके लिए मुझे क्या नोटेशन यूज करना पड़ेगा, फाई ऑफ, क्योंकि ये CDF है ना एरिया, वाई एक्सिस पे क्या है, PDF है, ठीक है। बल्कि मैं यहाँ पे सिर्फ डॉट लिखता हूँ, पर्टिकुलर वैल्यू नहीं लिखता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फाई ऑफ व्हाट, बताएं। रिमेंबर दिस इज CDF। तो CDF जिस वैल्यू पे है, एरिया भी उसके लेफ्ट पे आ रहा है ना, तो दिस विल बी फाई ऑफ माइनस जी। समझ आ गई बात ये? जी अच्छा, जी, और ये क्या होगा, ये एरिया? फाई ऑफ जी। नहीं, ये गड़बड़ आपने कर दी ना। पहले तो ये है कि ये एरिया और ये एरिया चूंकि इक्वल है, तो मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक। मैं वही चीज यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि दे आर इक्वल। but this is equal to something else. Phi of z will be this area, the area to the left of this point, ये। माइनस फाई ऑफ जी। तो आपको अगर आपने उसको in terms of z लिखना है, so that will be 1 minus phi of z। समझ आ गई बात? यस सर। इसका मतलब यह है कि we have learned a rule कि phi चूंकि सिमेट्रिक है, so we have a relationship between positive values and negative values, कि whenever we add them we will get 1। ये बात समझ आ गई? यस। अब इसका मतलब ये है कि जब हम टेबल बनाएंगे, या इसको हम लेट से मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ इसको मैटलैब में, या सो आई डोंट नीड टू इंप्लीमेंट इट फॉर ऑल वैल्यूज, आई ओनली नीड टू इंप्लीमेंट इट फॉर नॉन नेगेटिव वैल्यूज, क्योंकि नेगेटिव के लिए आई विल यूज दिस फॉर्मूला। समझ आ गई बात? तो अब मुझे ये बताएं कि इस 0 से इस साइड पे मुझे टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इस साइड वाली टेबल बनाऊंगा, मैं सिर्फ। तो अब मुझे बताओ कि वो टेबल जो स्टार्ट होगा, मैं इमेजिन करो मैं एक टेबल बना रहा हूं फाई का,
तो यहाँ पे z की वैल्यूज मैं लिखूंगा और यहाँ पे किसकी वैल्यू लिखूंगा। तो पहली वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरे पास z की, 0 क्योंकि और अगली फिर उससे कोई अगली वैल्यू लेट्स से 0.001 एंड सो ऑन है। तो phi ऑफ 0 क्या होगा? यस 0 ही होगा। बताएं, सोच के बताएं। phi क्या है? इट्स द एरिया अंडर दिस प्लॉट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू द पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन। CDF का मतलब क्या है? 1 माइनस सो माइनस इन्फिनिटी टू दैट 5 पॉइंट। टोटल एरिया कितना होगा? टोटल एरिया कितना होगा? टोटल एरिया 1 सर नहीं होगा? माइनस टोटल एरिया 1 नहीं होगा? प्रोबेबिलिटी है ना टोटल एरिया। तो 0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? माइनस इन्फिनिटी टू 0 हाफ होगी ना फिर। जी हाफ हो सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हाफ। ठीक है, सही। अब मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं। And this table will be provided to you. It's called the phi function। ठीक है, नजर आ रहा है टेबल? नो सर अब आ गया। तो लेफ्ट साइड पे क्या है? z की वैल्यूज हैं, जी और जो टॉप रो है वो है डेसिमल प्लेसेस को आपने अगर एक्सपेंड करना है ना। तो ये हो गया 0.0, ये है 0.1, लेकिन 0.00 0.01 ये भी आप इस पे भी कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी वैल्यू। 0.5 तो अब ये वैल्यू किस पे है अगली? when z is 0.0 एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो देखो ना 0.09 के बाद फिर 0.01 एंड सो ऑन। तो ये टेबल है। अब इस टेबल को हम यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। और लेट्स सी कि हमारा क्वेश्चन क्या था। वी वांट, अभी CDF तो आ गया हमारे पास। ठीक है, वी वांट टू नो दिस प्रोबेबिलिटी, दिस वन, x लेस देन और इक्वल टू। अब देखो ये इसको आप CDF की फॉर्म में लिख सकते हैं, fx8 -1। ठीक है, लेकिन ये मार्जिनल CDF है। ये क्या है? और आपके पास क्या है गिवन? आपके पास कंडीशनल CDF है। ये तीनों कंडीशनल है। तो फर्स्ट यू नीड एन एक्सप्रेशन फॉर मार्जिनल CDF कैसे लिखेंगे? यू नीड द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो इनमें से हर एक को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। गिवन ए आप पहले लिख दें, फिर यहां पे can anyone tell me why I don't have this x given a here? Why I don't need that? ये मुझे तब जरूरत पड़ती है जब वेरिएबल हो। यहाँ पे तो इवेंट ए है ना, तो इवेंट ए में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? x गिवन c। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? p ऑफ, बताएं। P of A p of a से, that's what the law of total probability is telling me, p of b p of c। so I just need to do that, huh? और उसके बाद मैं x की जगह क्या लिखूंगा क्वेश्चन में? x क्या है? -1। So that is exactly what I have done here. Yeah? This can be written as a CDF, total CDF। ठीक है, और ये मैंने लिख दिया। So first
ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिए, और अगर आप ये देखें ये -1 + 1 is 0, सो ये phi of 0 हो जाएगा, ठीक है। जी और यहाँ पे एक चीज नोट करें कि ये -1 तो पहले से है, ये -1 is -2 डिवाइडेड बाय +2 is -1, तो ये phi of -1 दो दफा आ रहा है ना, तो 2/7 1/7 ये 3/7 हो जाएगा। सो अब ये वैल्यू क्या होगी क्विकली बताएं, ये वैल्यू क्या होगी सर 0.5 0.5, और phi of -1 मुझे टेबल में नहीं मिलेगा, टेबल में, जी तो इसके 0 लिए, से आगे सर तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 1 - phi of 1 और phi of 1 को ट्रेस करते हैं टेबल में, ठीक है। ठीक तो बताओ क्या होगी ये, कौन सी वैल्यू है ये, डू यू एग्री विद दिस? जी तो 0.8413, 0.8413, you plug it and you get your, so this is how you can actually solve all the problems related to the Gaussian distribution, क्योंकि make sure that you frame your problem in terms of standard normal, क्योंकि जब तक आप उसको standard normal की लैंग्वेज में नहीं आएंगे आप टेबल यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, अभी तक हमने जो भी कंडीशनल सीडीएफ के एग्जांपल देखे हैं ना, वो जरा आसान थे इमेजिन करना, क्योंकि कभी आप फोटोन की बात कर रहे हैं, हाई इंटेंसिटी लो इंटेंसिटी। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम व्हिच विल बी वेरी सरप्राइजिंग फॉर यू, ठीक है। हियर यू हैव समथिंग which you would never imagine to be a random variable, but it is. तो अब आप नॉर्मली बाइनोमियल पीडीएफ जब आप लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं, यू इमेजिन रैंडम वेरिएबल के, ठीक है, एंड यू से इट इज बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड, या तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड बोथ ऑफ दीज मस्ट बी फिक्स। इनमें से अगर एक भी आपको नहीं पता ना, तो आप ये वेरिएबल डिफाइन ही नहीं कर सकते। ये बात, कंडीशन तो याद है ना आपको बाइनोमियल की, जी सर इसको हम ओपन नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अच्छा, लेकिन हम लेट्स से इन दोनों में से ये हमें पता है, लेकिन लेट्स से ये नहीं पता हमें, तो आप क्या करेंगे, इमेजिन ए सम ऑफ ए नोन नंबर ऑफ बर्नौली रैंडम वेरिएबल्स, तो n नोन, लेकिन ईच विद द सेम बट अननोन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ये इसकी कोई एग्जांपल दे सकता है? आपके पास एक कॉइन है और आप उस कॉइन को 100 टाइम्स टॉस करते हैं, तो 100 तो पता है, लेकिन कॉइन का आपको नहीं पता कि कॉइन की क्या प्रोबेबिलिटी क्या है, आपको नहीं पता कि फेयर है या नहीं है, ठीक है। तो अब p तो अननोन हो गया ना, जी ठीक है। तो अब इसको हम रैंडम वेरिएबल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस प्रॉब्लम को, सो वी विल मॉडल, दिस इज नाउ समथिंग स्ट्रेंज फॉर यू, वी विल मॉडल दैट p एज रैंडम वेरिएबल, क्योंकि हमें नहीं पता। तो अब जब आप रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं तो यू आल्सो नीड टू एज्यूम अ डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट्स, क्योंकि अभी मैं जिस तरह स्मॉल लेटर में p यूज करूंगा वो प्रोबेबिलिटी है, तो लेट्स यूज थीटा फॉर दैट, या लेट्स से कि मैं इसको स्मॉल p की जगह मैं यहाँ पे स्मॉल थीटा लिखता हूँ, और ये अपर केस थीटा क्या है, रैंडम वेरिएबल है। तो आई एज्यूम, अब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होगी या नहीं, इससे बाहर तो नहीं हो सकती ना। यस So I assume a uniform distribution between 0 and 1, and this uniform is continuous, remember, not discrete. अच्छा, और UD नहीं लिखा मैंने। So अब मुझे ये बताएं कि जो अब मेरे पास जो K है, yes it is binomial, लेकिन it has to be conditional on a particular value of theta। मैं 0 और 1 के दरमियान कोई वैल्यू एज्यूम करूंगा,
theta, and then I have to restrict my k, and then I can write that, no problem. तो अब उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बायनोमियल k n थीटा, और ये तो वो है, ये बेसियन स्टैटिस्टिक्स में इसको कहते हैं प्रायर डेंसिटी, जो आपने एज्यूम की हुई है, क्योंकि आपको नहीं पता, कॉइन के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो आप एज्यूम करते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान कहीं पे भी हो सकती है। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म प्रायर, क्या, यूनिफॉर्म प्रायर। ठीक। तो अब ये जॉइंट पीडीएफ हो गई, इसकी समझ आ गई। जॉइंट पीडीएफ क्या हो गया कि यू मल्टीप्लाई द प्रायर व्हिच इज यूनिफॉर्म टू द कंडीशनल, इन दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जॉइंट मिल जाएगी। नाउ व्हाट इफ आई इंटीग्रेट दिस जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो मुझे क्या मिलेगी, किस चीज का पीडीएफ मुझे मिल जाएगा, के का, ठीक है। तो इसका क्या है कि ये गलत है कि अगर मैं आपसे इस प्रॉब्लम में यहां से पूछ लूं कि के की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, ये जो लिखा है ये क्यों गलत है, मुझे बताएं। ये जो मैंने लिखा था आपको समझाने के लिए क्या था, ये क्यों गलत था, ये तब ठीक होगा जब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, अब समझ आ गई, क्योंकि वो फिक्स करना पड़ेगा मुझे ना जी। अब अगर मैं ये कंडीशन हटा दूं और मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ के, तो ये बायनोमियल नहीं है, ये तो कुछ भी हो सकता है। ऊपर एग्जांपल में आपने देख लिया ना कि क्या क्या बन सकता है। सो वो मुझे पता भी नहीं है, लेकिन आई कैन फाइंड इट आउट बाय integrating that binomial PDF with the uniform PDF over all possible values of theta। यहाँ पे basically all possible values नहीं, सिर्फ 0 to 1 है ना, you just integrate from 0 to 1, that will give you the PDF of k, जिसको आप जो मर्जी नाम दें। तो अब ये binomial, ये uniform discrete integrate, इसको आप इंटीग्रेट करें तो ये इसका बायनोमियल क्या आ जाएगा, और ये आपका बेसिकली ये k इक्वल्स k है ना, ये इसका शॉर्ट हैंड। सो यू गेट दिस पीडीएफ, ये पीडीएफ आपने पहले कभी भी नहीं देखा होगा इस तरह, क्योंकि ये एन के रिमेंबर ये बाहर आ गया है ना, इससे थीटा में नहीं है। दिस इज कॉल्ड द एविडेंस, इसको हम कहते हैं एविडेंस। और ये चूंकि आपने पहली दफा देखा है, एंड वी डोंट वांट टू गेट bothered by this again and again, so there is actually a function which is called a beta function। ये आपने कभी बीटा फंक्शन और गैमा फंक्शन ये दो देखे हैं कभी किसी कोर्स में? नो सर। अच्छा, लेकिन ये मेरे ख्याल में जिस तरह ये हमने अभी 5 of x लिखा था ना, और उसके लिए टेबल बना था, तो इसी तरह बीटा फंक्शन, गैमा फंक्शन जो हमने पिछली दफा किया था। सो बीटा फंक्शन ये है ठीक। कि यू इंटीग्रेट सम डमी वेरिएबल, t की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दीज टू पैरामीटर्स a and b। सो t raised to a minus 1, 1 minus t raised to b minus a, b minus 1, ये देखिए इस फॉर्म में है या नहीं है, ऊपर देखें, t की जगह वहां पे थीटा है, 1 minus t की जगह 1 minus थीटा है, और ये k को आप k plus 1 minus 1 कह सकते हैं ना, तो दिस k plus 1 will be your a, and the integral is from 0 to 1, 0 to 1। तो this is actually, this can be written in terms of beta function। इसका फायदा ये होगा कि आप किसी टेबल से या किसी मैटलैब या पाइथन का कोई कमांड यूज कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड ऑल द प्रूफ, लेकिन अगर अब इसको आराम से घर पे देखें ना, क्योंकि वी ऑलरेडी नो गैमा फंक्शन। अब होता है गैमा फंक्शन का एक स्पेशल केस होता था, फैक्टोरियल। सो interestingly the beta function does not need to be calculated directly, you can express this in terms of gamma function। आपको अगर gamma function पता है तो you just multiply gamma of a, gamma of b and divide it by gamma of a plus b। तो अब मैं उस जो आपके पास जो पीडीएफ के लिए जो इंटीग्रल था, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं, समथिंग माइनस 1 समथिंग माइनस 1, सो इट टर्न्स आउट टू बी, इसी मैंने इसको बीटा फंक्शन के फॉर्म में लिख दिया, समझ आ गया? अब इसका फायदा पता है क्या हुआ,
इसका फायदा ये हुआ कि अगर मैं अब ये टॉस ले लूँ, ये कॉइन जिसका मुझे नहीं पता, और इसको मैं लेट्स से 10,000 टाइम्स मैंने इसको टॉस किया और मेरे पास वो सारा डेटा आ गया, ठीक है। सो आई कैन यूज बेस रूल टू फाइंड आउट this posterior PDF, given that I have observed a value of k. Remember, not just one value of k. When I have 10,000, let's say, repetitions of an experiment, I will have a huge data, ठीक है। मेरे पास एक हिस्टोग्राम होगा जो it will be something like fk of k, ठीक है। That is what I mean by probability density of k. So from that I can use the Bayes rule, and I can work out my I can draw inference, इसको कहते हैं inference, नाम सुना होगा आपने। I can draw some inference about my coin कि इस coin की यहाँ पे थीटा प्लग करते हैं, थीटा की वजह 0 लिखते हैं, फिर 0.1 लिखते हैं, 0.2 लिखते हैं, let's say up to 1.0. You can calculate the probability that the coin has this parameter p, थीटा। मतलब वो जो थीटा था ना, जो इंटरेस्टिंगली हम स्टार्ट किससे किया था, हमने किस डिस्ट्रीब्यूशन से किया था, यूनिफॉर्म से, ठीक है। दिस वाज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जब हमें नहीं पता था, हमारे पास डेटा नहीं था। अब हमारे पास डेटा आ गया है, डेटा के बाद हमने क्या किया, वी विल इंप्रूव दिस। दिस इज नो लॉन्गर यूनिफॉर्म। अब देखो ना, ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है। ये क्या है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। सो अब ये बेस रूल ने आपको ये दिया कि यू कैन कंबाइन। बेसिकली आपको याद है कि हमने स्टार्ट में मैंने आपको पुलिस वाली एग्जांपल दी थी कि वो पुलिस वाला रात को उसने देखा कि एक बर्गलर है और ठीक है ना, वो घर पे चोरी हुई है और शीशा तोड़ा हुआ है। वो ये एग्जैक्टली वही सीन है कि आपके पास कॉइन मैंने आपको दे दिया, आपको नहीं पता कि कॉइन क्या है, तो शुरू में आप यही कहेंगे ना कि यूनिफॉर्म है, आई डोंट नो एनीथिंग, सो इसकी प्रोबेबिलिटी that it will be a head or a tail, it can be anywhere between 0 and 1. But once you gather data, you can use Bayes rule to improve your model, and that model turns out to be the beta distribution, ठीक है। अब इसका हमें पता है क्या हुआ, इसका हमें फायदा ये हुआ कि नेक्स्ट टाइम, ये ऐसी मिसाल है कि वो जो बेटिंग करते हैं ना, तो बेटिंग में जो घोड़ों पे या कैसीनो में करते हैं, जिसका एक्सपीरियंस होता है वो क्या करेगा, वो स्टार्ट में एजम्पशन हर दफा यूनिफॉर्म से नहीं करेगा। हमने यूनिफॉर्म से क्यों एजम्पशन किया, क्योंकि हमें बिल्कुल नहीं पता था। अब मैं आपको एक नया कॉइन दे दूं, अब उस नए कॉइन का भी आपको नहीं पता होगा, लेकिन अब मुझे बताएं कि आप उस कॉइन का जो प्रायर है, अब मुझे बताएं, अब आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उसकी एजम्पशन क्या होनी चाहिए किसी नए कॉइन के लिए इस प्रॉब्लम की बात। beta, even though you will still not know the parameters of beta, ठीक है ना, लेकिन now your problem will be to identify the parameters of beta rather than doing it this way, यूनिफॉर्म से तो बेहतर ही होगा ना। दिस इज हाउ यू लर्न इन रियल लाइफ कि आप जब किसी सब्जेक्ट को समझते हैं तो what you mean by experience is that your starting assumption is more reasonable. जो जाहिल है वो तुक्के मारेगा, यूनिफॉर्म इज लाइक तुक्का, ठीक है। एंड someone who knows probabilities will start with beta. And this is the difference between probability theory and statistical theory. ये मैंने स्टार्ट में बताया था। probability theory is about assuming parameters and making predictions about data, कि आप 100 दफा इसको टॉस करेंगे तो कितने दफा हेड्स आएगा, ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी का क्वेश्चन है। और अभी जो हमने सॉल्व किया ये किसका क्वेश्चन है, क्योंकि स्टैटिस्टिकल थ्योरी में यू गैदर डेटा एंड यू वांट टू फाइंड, यू आर स्टिल फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, बट दिस टाइम इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम अननोन पैरामीटर, ठीक है। और इसको कहते हैं हाइपोथेसिस। आपने अगर नाम सुना है ना हाइपोथेसिस,
Hypothesis is an assumption that the parameter is this way and that way and so on. ये conditional expectation वाला टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर. या उसमें हम ये कंडीशनल एक्सपेक्टेशन को ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस नहीं करना, क्योंकि कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन कैन बी वेरी डिस्टर्बिंग इफ यू अटैक इट डायरेक्टली लाइक दिस. अभी देखो हमने अभी तक आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा है कि सम प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी अप्रोच्ड डायरेक्टली, यू कैन ओनली अप्रोच देम बाय कंडीशनल डेंसिटी, कंडीशनल पीडीएफ. तो इसी तरह एक्सपेक्टेशन भी डायरेक्टली अगर आप करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है. ठीक है. सो इफ यू नो हाउ टू कैलकुलेट कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस, then the unconditional expectations are also possible to work out. अभी हमारे पास क्वेश्चंस का टाइम है, अगर आप पूछना चाहें तो. सही है सर. ठीक हो गया. ठीक हो. ठीक. थैंक यू. थैंक यू सर. अल्लाह हाफिज.